करो शुरू। फर्स्ट रो में बना दें जगह, थोड़ी सी टाइम पे आया करें। Dove Limited commenced development of a new product on यकम जनवरी 2020। अच्छा, इस सवाल में जो तीन चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूँ उनको आपने गौर से देखना है। देखिए, अब इसकी बेस पर अगर आप मुझे की डेट्स बताएं। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 20। तो यकम जनवरी 20 को सवाल वाले के मुताबिक क्या शुरू हुई है? यकम जनवरी 20 डेवलपमेंट स्टार्ट। The recording criteria of capitalization of internally generated intangible was met on यकम अप्रैल 20। यकम अप्रैल 20 को क्राइटेरिया जो 6 था, क्राइटेरिया 6 नहीं 6 क्राइटेरिया मेट, पूरे हो गए। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, उधर जाके बताएं ना। हाँ, वो देख रहे हैं, कौन देख रहा है? ये एसी भी नहीं चल रहा भाई। वो ये नया उन्होंने उसी साइड पे लगा दिया है। मैंने उन्हें कहा था इधर लगाने का। नया वाला भी चलाओ। एक और फिर इसी साइड पे लगेगा। पहले इसको देख लें, इससे काम हल होता है, नहीं तो फिर एक और लग जाएगा। ये पहले से क्यों नहीं लगाया हुआ था? पहले लगा दिया करो आने से पहले। वो वाला चल पड़े। क्या चीज़? कनेक्शन नहीं हुआ। अबू बकर, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ के आप चले गए हो। ऑन छोड़ के गए हुए थे ना? ना कर यार। अच्छा चलो खैर है, अब कटिंग कुटिंग ना करवाना। ओके, हमने कोई ऐसी बातें नहीं की। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन पूरा हो गया है? यकम अप्रैल 2020 को। और प्रोडक्शन यानी कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हो गई है? कमर्शियल प्रोडक्शन कौन सी होती है? फैक्ट्री में जो शुरू होती है या जो R&D डिपार्टमेंट में होती है? फैक्ट्री में। तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है जी यकम नवंबर 2020 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो वो जो कल मैं आपसे जाते जाते सवाल पूछ रहा था कि डेवलपमेंट मुकम्मल कब हुई, तो वो सवाल जो है वो हमारा इसलिए आंसर नहीं बन पा रहा था क्योंकि अभी तक हमने सवाल की आखिरी वाली 2-3 लाइनें नहीं पढ़ी थी। तो व्हेन यू विल कम टू द क्वेश्चन और पूरी उसकी लाइनें पढ़ेंगे तो अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई। तो मैंने जो हाईलाइट की हुई लाइनें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। काम शुरू कब हुआ? यकम जनवरी 20 को। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस वक्त पूरा हुआ? यकम अप्रैल को। और कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुई? यकम नवंबर को। अच्छा, ये जो दो डेट्स होती है ना, ये वाली दो डेट्स, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दो डेट्स से हमें सवाल में पता चल जाता है कि हमारे साल में कितने महीने खर्चा हुआ। इन दो डेट से हमें पता चल जाता है हमारे साल में कितने महीने खर्चा हुआ। क्यों? ये बिल्कुल स्टार्टिंग डेट है प्रोजेक्ट की यकम जनवरी 20 और ये बिल्कुल एंडिंग डेट है। इन दो डेट से पता चल जाता है हमारे साल में कितने महीने खर्चा हुआ। अब बताएं हमारा साल कौन सा है? 2020 का। अगर हमारा साल 2020 के तो इसमें कितने महीने खर्चा हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस। तो कितने महीने खर्चा हुआ? 10 महीने। तो ये जो दो लाइनें होती हैं ना सवाल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैं आपको ज़रा पास पेपर क्वेश्चन 6 से भी नज़र मरवा दूं। आज आप हजरात आ ही गए हैं, तो ये जो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी जिस पे आप लोगों ने चंद सवाल पूछे थे, ये दो बड़ी की डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट। यकम जुलाई 13 को रिसर्च शुरू हुई थी। यकम जुलाई 13 को रिसर्च
और 1 जनवरी 15 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। तो ये दो जो मैं येलो से हाईलाइट किए हैं, ये हमारे सवाल में स्टार्टिंग और R&D डिपार्टमेंट खुला किस दिन था? 1 जुलाई 13 को। R&D डिपार्टमेंट बंद किस दिन हो गया? 1 जनवरी 15 को। तो 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 के साल में तो 12 महीने R&D डिपार्टमेंट खुला रहा। और जो 30 जून 15 का साल था, उस साल में कितने महीने R&D डिपार्टमेंट खुला रहा? 6 महीने। तो सवाल में ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, कब R&D प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। जो एंडिंग डेट होगी वहीं तक तनख्वाहें दी होंगी R&D डिपार्टमेंट को, या उसके बाद भी देते रहे होंगे? अब आज के बाद सवालों में आपने ये की डेट्स जरूर आइडेंटिफाई करनी है, ताकि पहले वाले साल प्रोजेक्ट के और आखिरी वाले साल आप कोई एरर ना करें, क्योंकि एरर का चांस पहले और आखिरी वाले साल में होता है। क्योंकि पहले वाले साल में भी हो सकता है पूरा साल काम ना हुआ हो, और आखिरी वाले साल में भी हो सकता है पूरा साल काम ना हुआ हो। तो अब आपने जब ये पहली और आखिरी डेट ढूंढ लेनी है प्रोजेक्ट की, तो फिर आपने अपने से एक फिक्रा बोला करना है। वो फिक्रा ये बोला करना है, साल में कितने महीने काम हुआ, साल में कितने महीने काम हुआ। अब मैं उंगली रखने लगा हूं, 30 जून 15 के साल में R&D डिपार्टमेंट में कितने महीने काम हुआ? 6। अब अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ी अच्छी बुरी डेवलपमेंट की, तो इस 12 को डिवाइडेड बाय 6 करके मल्टीप्लाइड बाय कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसलिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पहले साल की बात करें 30 जून 14, तो इसमें तो पूरा साल में पूरे 12 महीने ये 8 हुआ। और इस 12 के बारे में बोलें, इस 8 के बारे में बोलें, 30 जून 14 के साल में 12 महीने ये खर्चा हुआ। और इस 12 के बारे में कुछ बोलें, 30 जून 15 के साल में सिर्फ 6 महीने ये खर्चा हुआ, ये 12 का। ठीक है, आई होप इससे काफी लोग जरा कंफर्टेबल फील करने लगे होंगे। साल में कितने महीने, साल में कितने महीने काम हुआ, पता कहां से चला करेगा? ये मसला सिर्फ या पहले साल आया करेगा जब काम शुरू होगा, या आखिरी साल आया करेगा जब काम खत्म होगा। लेकिन अभी जो हम सवाल करें उसमें तो उसी साल शुरू होकर उसी साल खत्म हो रहा है। ओके, तो अब बता दें जी, 1 जनवरी 20 से 1 अप्रैल 20 के खर्चों को क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है, क्योंकि अगर इस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुआ तो इस दिन से पहले मीट नहीं हो रहा था। और 1 अप्रैल 20 से 1 नवंबर 20 वाले खर्चों को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। लेकिन भाईजान इसका मतलब ये नहीं कि 1 अप्रैल 20 से 1 नवंबर 20 के सारे ही खर्चों को कैपिटलाइज कर दो। अगर 1 अप्रैल 20 से 1 नवंबर 20 के दरमियान स्टाफ ट्रेनिंग हो रही है, उसको तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर 1 अप्रैल 20 से 1 नवंबर 20 तक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसको तो P&L में डालते हैं, उसको तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, कल हमने जो है ना डिस्कशन कर ली थी कि ये जो हमारा फीस टू पायलट प्लांट था, ये पायलट प्लांट नहीं, फीस टू रजिस्टर, इसको हमने क्या बताया था? कैपिटलाइज करना है। इसको 32 माइनस 20 12, इसको भी क्या करना है, और इसको क्या करना है? एक्सपेंस। अब इन तीनों के ऊपर हमारी बात रह गई थी, इन तीनों के ऊपर हमारी बात रह गई थी। अब थोड़ी देर के लिए आपने काम करना है, पहले स्टेप के तौर पे आपने खर्चे की नेचर देखनी है कि एक्सपेंस में जानी है या कैपिटलाइज होनी है। फिर अगला सवाल ये होगा नेचर देखने के बाद ये कि वो किन महीनों से रिलेट करता है। तो महीने बाद में देखेंगे हम, पहले जरा खर्चों की नेचर तो देख लेंगे, ये है कौन से नेचर के खर्चे। 2 रुपए का खर्चा है, 17 रुपए का खर्चा है, 40 रुपए का खर्चा है, पहले इनकी नेचर तो देख लें। तो नेचर देखने के लिए मोहतरम हम बताएं कहां पे जाएंगे? नेचर देखने के लिए हम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एग्जांपल्स हैं उनमें जाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एग्जांपल्स ओपन करते हैं। जी भाई मेरे पास भी है, मैं भी कर लूं जनरल पे मोबाइल। अच्छा, पेज नंबर 7, इसमें रिसर्च की एग्जांपल्स आ रही हैं। पहली बात देखें, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। पहली लाइन क्या है? इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। जरा जाके ढूंढने रिसर्च में, द इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल
alternatives falls under the examples of research. तो मोहतरम ये खर्चा कहाँ डालना है, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ करके छोटा सा लिख लिया रिसर्च। सर ये कैसे हो सकता है, उसने लिखा है ये जनवरी में हुआ है और वो कह रहा है जनवरी में डेवलपमेंट शुरू हो गया। भाईजान वो इसे डेवलपमेंट कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो सवाल नहीं बनाया। अब वो कह रहे सवाल वाला डेवलपमेंट शुरू हो गया, लेकिन बोंगे को पता नहीं है कि ये डेवलपमेंट नहीं होती, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ये तो अभी इवैल्यूएशन चल रही है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, इट इज रिसर्च। अब ऊपर वाली लाइन में उसने लिख दिया डेवलपमेंट हो गया, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या। तो ये तो रिसर्च है, बुरी डेवलपमेंट नहीं है। ये किसकी एग्जांपल है, देयरफॉर इट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। आगे चलें, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। तो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स अगर आप पैरा 59 खोलेंगे, अच्छा कल जो है ना हमने शुरू करना है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट्स, तो उसके लिए आपने स्टैंडर्ड का पार्ट बी लेके आना है, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मंगवा लिए हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड से डायरेक्ट खोल के आपको मैं दिखाऊंगा। तो पार्ट A1 A2 नहीं, पार्ट सी नहीं, पार्ट बी लेके आना है। अच्छा, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स ढूंढे प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स एंड प्री प्रोडक्शन मॉडल्स, ये किसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, बोले डेवलपमेंट की एग्जांपल में फॉल कर रहे हैं। अभी मुझे फरवरी मार्च की डेट को मत दिखाएं, वो मैंने काटी भी है। मुझे असूली तौर पे बता दें ये कैपिटलाइज होती है डेवलपमेंट या एक्सपेंस में जाती है। जो लोग एक्सपेंस या कैपिटलाइज बोल रहे हैं वो शायद जनवरी फरवरी मार्च को देख रहे हैं, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटा चुका हूं। मुझे अभी आप सिर्फ ये बता दें कि ये डेवलपमेंट है या रिसर्च है, डेवलपमेंट है। तो फिलहाल ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, खर्चों की नेचर तो मुझे देख लेने दें, उसके बाद बता दीजिएगा अच्छी है या बुरी है। फिलहाल मुझे सिर्फ ये क्लासिफाई करा दें, इज इट रिसर्च और डेवलपमेंट। अच्छा जी, आगे पायलट प्लांट बनाया है, ये भी क्या है, डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हमने कैटेगराइज कर लिया खर्चों को, कौन कौन से किसके खर्चे हैं, रिसर्च के, और कौन कौन से। अब ये बातें याद करनी है, रिसर्च या डेवलपमेंट की एग्जांपल्स याद करनी है या स्टैंडर्ड खरीदने हैं, ओह स्टैंडर्ड खरीदने हैं, कमाल हो गया। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये होगा कि मुझे देखना पड़ेगा डेवलपमेंट किस फेज से रिलेट करती है। उसके लिए थोड़ा सा चाती मारते हैं जाके, और चाती को चाता बना लेते हैं। ये देखें, जनवरी फरवरी मार्च में जो भी खर्चा है वो बुरी वाली डेवलपमेंट है, और अप्रैल से आगे जो भी है वो अच्छी वाली डेवलपमेंट है। अब आप मुझे बता दें कि ये खर्चा फरवरी और मार्च में चला, माना के माय डियर ये डेवलपमेंट है, बट इट विल स्टिल बी टेकन टू एक्सपेंसेस, बिकॉज व्हाई, बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है ना। तो डेवलपमेंट ही की तो दो कैटेगरीज हैं, अच्छी और बुरी वाली। तो माना कि ये डेवलपमेंट है, लेकिन बुरी वाली क्यों है, क्योंकि 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। आगे चलें, पायलट प्लांट भी डिसाइड हो गया, कौन सी डेवलपमेंट है, अच्छी वाली। कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई, ये खर्चा 4 महीने का है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने जो खर्चा होता रहा। जरा देखें अप्रैल के बाद हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, इसको भी क्या करें, बोले कैपिटलाइज करें। इसको एक्सपेंस में क्यों नहीं डालना, क्योंकि ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है। डन, क्लियर। सवाल मजे का तब होता जब सवाल में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा होता 1 मई को। सवाल मजे का तो तब होता जब सवाल में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा होता, 1 अगर सवाल में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन पूरा होता 1 मई को, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते कि अप्रैल मई जून और जुलाई ये 4 महीने का है, 12 महीने में से 4 महीने पायलट प्लांट का खर्चा हुआ, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 को खर्चे में डालते, और 40 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, जवाब आ जाता 30। इसको क्या करते, कैपिटलाइज करते। लेकिन सवाल जरा आसान था, उसने इन चक्रों में नहीं डाला। तो आज के बाद क्या सीखा, आज से पहले ना सिर्फ 2 लफ्ज लिखे होते थे, रिसर्च और डेवलपमेंट। इस सवाल में रिसर्च की एग्जांपल्स ढूंढनी पड़ी और डेवलपमेंट की
एग्जाम्पल्स ढूंढनी पड़ी। तो पहला स्टेप क्या किया करेंगे, एग्जाम्पल्स में जाके नेचर ढूंढा करेंगे। जब नेचर आइडेंटिफाई होगी तो नेचर के साथ लिख लिया करेंगे आर या डी। जब आर या डी लिख लेंगे उसके बाद महीने देखेंगे। फिर महीने देखने में क्या सोचेंगे कि ये अच्छी वाली डेवलपमेंट चली है या बुरी वाली डेवलपमेंट चली है। क्लियर भाई, आप देख नहीं रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद डिसाइड होगा। डन। अच्छा आप बता दें मोहतरम क्या क्या कैपिटलाइज होने, जल्दी से बता दें ग्रीन हाईलाइटर से। 2 रुपए के क्यों ना एक्सपेंस में डालूं, तो क्यों ना कैपिटलाइज करूं, ये तो रिसर्च है। इस डेवलपमेंट को क्यों ना कैपिटलाइज करूं, बुरी वाली डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दूं। अच्छा फीस टू लीगल रजिस्टर इसको कैपिटलाइज कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दूं। अच्छा जी, तो कितनी कॉस्ट हो गई, 3। कौन कौन सी, 40, 15 और 12। इनको क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें, 40, 15 और 12। ओके, कॉस्ट निकालने लगे आप किसकी, इंटेंजिबल की। जी कौन कौन सी कॉस्ट डालनी है, पायलट प्लांट कितनी, 40 और फीस टू रजिस्टर जी कितनी, 15 और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सैंपल बनाने का खर्चा भी आएगा और सैंपल बिकेंगे भी जी। कितना कॉस्ट आई थी बनाने पे, 32 माइनस 20 कम्स टू 12। क्लियर, ओके आगे बढ़ें। यार एक लफ्ज लिखा हुआ है, DL has also incurred directly attributable salaries and overheads। अच्छा मुझे बताएं ओवरहेड्स आपने क्या पढ़ा हुआ है FR1 में, खर्चे में डाले जाते हैं या एक्सपेंसेस में डाले जाते हैं, वो सॉरी खर्चे में डाले जाते हैं या कैपिटलाइज होते हैं। कितने लोग कह रहे हैं खर्चे में डाले जाते हैं ओवरहेड्स, कितने लोग कह रहे हैं कैपिटलाइज होते हैं। अच्छा ये ना IS 38 के बारे में रूल सुन लें, बाकी स्टैंडर्ड्स को फिलहाल साइड पे रखें। IS 38 में जब लफ्ज आ जाएगा ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स, फिर हम उनको कैपिटलाइज किया करेंगे। और अगर लफ्ज आएगा यानी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का लफ्ज नहीं आया, जनरल ओवरहेड्स और इस किस्म का कोई लफ्ज आ गया, फिर इसको कहां डाल देंगे। लेकिन अगर वाजे कह दे कि ओवरहेड्स में से डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो फिर IS 38 के अंदर एक पैरा मैंने रोक के रखा हुआ है, वो आपको मैं पढ़वाऊंगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स को कैपिटलाइज किया करेंगे। तो लिख लें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स विल बी कैपिटलाइज। सैलरीज तो वैसे ही करनी है ना, सैलरीज तो वो मेन तनख्वाह है जो वहां बंदे काम कर रहे हैं उनकी। तो लिखें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स आर कैपिटलाइज्ड। सैलरीज तो कैपिटलाइज करनी है ना, सैलरीज में तो कोई राय नहीं ना। सैलरीज किन लोगों की तनख्वाहें, साइंसदानों की, R&D डिपार्टमेंट की। सैलरीज तो कैपिटलाइज करनी है ना, वो तो मेन खर्चा है आपका। अच्छा जी, DL has also incurred directly attributable salaries and overheads of 5 million and rupees 1.5 million। ओ तेरी खैर, इन ये खर्चा हर महीने हुआ है ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। ये खर्चा हुआ है ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। ये खर्चा हुआ है ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। सवाल चीख चीख के पुकारे से डेवलपमेंट शुरू हो गई है ओवर द, हाँ माना उसने बीच में कोई रिसर्च भी डाली हुई थी, लेकिन एज पर क्वेश्चन डेवलपमेंट इससे शुरू हो गई है। तो ओवर द डेवलपमेंट पीरियड खर्चा चलता रहा है। तो आप बता दें ये सैलरीज वगैरह ओवरहेड्स वगैरह का खर्चा किस किस महीने चलता रहा। इस लाइन का मतलब पेपर के अंदर आपने जो है वो पता चलाना है ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। व्हाट इज द डेवलपमेंट पीरियड, जनवरी टू नवंबर, बल्कि यकम नवंबर है ना, तो जनवरी टू अक्टूबर। डन। जनवरी में यार ये ना देखने में रिसर्च है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ना हम सवाल की लाइन की तरफ जाएंगे जिस तरह सवाल चला रहा है। सवाल कह रहे हैं यार डेवलपमेंट शुरू हो गई है जगह जनवरी, तो लिख लो अब, और क्या हो सकता है। क्लियर जी, आप बता दें कितने महीने ये खर्चे होते रहे, 10 महीने खर्चे होते रहे। इस 10 में से जो खर्चे होते रहे, अब सवाल ये है उनको एक्सपेंस में डालना है या एसेट बनाना है। तो उसका मुझे मतलब बताएं कि इनको एक्सपेंस में डालना है या एसेट बनाना है। जनवरी फरवरी मार्च तीनों में सैलरीज भी पे की होंगी
और तीनों के अंदर ओवरहेड्स भी इनकर हुए होंगे। इसको कहां डालने हैं? ये वाहिद सवाल है जिसने पर मंथ खर्चे दिए हैं। इससे पहले पर मंथ खर्चे नहीं देता था। तो ये 3 महीने खर्चे होते रहे होंगे और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये अरसा भी खर्चा होता रहा। मुझे बता दें कैपिटलाइज इसमें से कितना करना है? जनवरी फरवरी मार्च का करना है? अच्छा, अब ये जो खर्चा है सैलरीज वगैरह का, इसको किसी से डिवाइड करके किसी से मल्टीप्लाई करने हैं या ये ऑलरेडी पर मंथ है? पर मंथ है। तो इसलिए बता दें पहला खर्चा कौन सा है? सैलरीज का। कब से लेके कब तक की कैपिटलाइज करेंगे? अप्रैल से अक्टूबर तक की। अप्रैल से अक्टूबर तक सैलरी किसी अरसे की दी हुई है या शुक्र है पर मंथ दी हुई है? पर मंथ दी हुई है। सैलरी बताएं कितनी है? 5 इंटू अप्रैल से अक्टूबर कितने महीने? 7 मंथ्स, 35। सैलरीज हमेशा कैपिटलाइज होंगी। सैलरीज तो मेन खर्चा है R&D डिपार्टमेंट का। ओवरहेड्स कौन से वाले? डायरेक्टली, अगर लिखा हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये भी अप्रैल से लेके कब तक होते रहे? अक्टूबर तक। 5 या 1.5? 1.5 इंटू 7 मंथ्स इज इक्वल टू 10.5 जी। 112.5। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। इसको अमोर्टाइज कितने महीने पे करना है? इसकी तो लाइफ ही नहीं दी हुई, इसकी तो लाइफ ही नहीं दी हुई। अमोर्टाइज कितने महीने पे करना है? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉस्ट निकालना है, सवाल की रिक्वायरमेंट डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन निकालना है ही नहीं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। ये मैंने अभी पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व की है, दूसरी मैं पढ़ूंगा अभी। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट? 112.5। तो कॉस्ट में क्या आने चाहिए? रिसर्चें आनी चाहिए, बुरी वाली डेवलपमेंटें आनी चाहिए या अच्छी वाली डेवलपमेंटें आनी चाहिए? अच्छी वाली। ओके, सवाल की अगली रिक्वायरमेंट ये नोट कर लिया था? आप आए थे पिछली क्लास में? असल में देखो वो जो मैंने छोटी सी एक मिसाल कराई थी 3 लाइनों वाली, पहले तो मैं कहूँगा वो जाके रिवाइज करना, लेकिन दोबारा सुन लो। 32 मिलियन की, फर्ज करो हम कोई दवाई बना रहे हैं, 32 मिलियन की शीशियाँ और गत्ता वगैरह खरीदा और फिर सैंपल लोगों को, मरीजों को अस्पतालों में सस्ता इसलिए बेचा कि अभी मेरी प्रोडक्ट नई है। तो ये था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल, ये उनसे रियलाइज हुआ। तो इसका मतलब है ये खर्चा ओवरऑल जो नेट है ये भी तो इस प्रोजेक्ट के लिए ही करना पड़ा कि 32 का खर्चा किया, 20 रुपए उसके बदले आ गए, तो 12 रुपए का ओवरऑल एक खर्चा है, उसको एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। इसको ट्रायल रन कॉस्ट भी कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स कॉस्ट भी कहते हैं। अगला सवाल क्या है जी? ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर इन द कंप्यूटेशन। तो ऊपर वाली कंप्यूटेशन में जिनको आपने इग्नोर किया उनकी रीजंस बताएं। तो लिखना शुरू करें। अब अंग्रेजी का सवाल होगा या अब भी कुछ कैलकुलेशंस करनी है? अंग्रेजी का सवाल तो लिखें। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स अमाउंटिंग टू ₹2 million is expensed. Evaluation of possible alternatives amounting to ₹2 million is expensed. Reason बताएं? Because it is an example of research activity. Because it is an example of research activity. इसका ₹17 million pre-production prototypes cost. ₹17 million pre-production prototypes cost, comma, though it relates to development phase, comma, though it relates to development phase, बट मैं थोड़ी तफसील से लिखवा रहा हूं, इतनी तफसील से पेपर में लिखना ना पड़े, इसमें आप कम भी कर लें। बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज ओनली मेट ऑन यकम अप्रैल, बिकॉज बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज ओनली मेट ऑन यकम अप्रैल।
and this expense is incurred in February March, and this expense is incurred in February March. यार तो मैंने भी भूल गया. अच्छा, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स ₹17 million, दो इट रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज. आगे बताएं. बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज ओनली मेट ऑन 1 April. बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज ओनली मेट ऑन 1 April. बात तो समझ लें ना, इंग्लिश तो चलें, बाद में किससे भी लिख लें, बात समझ लें. 1 April के बाद क्या लिखवाया? This expense is incurred in February and March. So this development will be expensed. So this development will be expensed. पेपर में ये तो नहीं लिख के आएंगे बुरी वाली. तो कोई नहीं यार, आखिरी वाली 2-3 लाइंस में उन्होंने लिखा नहीं, तो सोल्यूशन से देख लेना, नो प्रॉब्लम. आगे चलें. और सोल्यूशन में जरा आई के अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ. इसको हमने इग्नोर किया या इसे कंसिडर कर लिया है? सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी आइटम. तो जिनको इग्नोर करना है उनकी लिस्ट देनी है. इनको तो इग्नोर नहीं किया, इसको भी इग्नोर नहीं किया, इसको भी इग्नोर नहीं किया, इसको इग्नोर किया अभी तक. तो इसको लिखें. ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट इज जस्ट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. अगली बात लिखें. ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट इज जस्ट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. सो इट विल बी, बोलें, सो इट विल बी, बोलें, सो इट विल बी एक्सपेंस्ड. जी हाँ, इंटीग्रेटेड ब्रांड है इसलिए भी लिख सकते हो. ठीक है, आप सही कह रहे हो. ओके, और कुछ करना है तो बताएं. हाँ भाई, ये सैलरीज तो डेवलपमेंट पीरियड पूरे से रिलेट कर रही है ना. तो सैलरीज ये तो अप्रैल से अक्टूबर तक पे की, तो जनवरी फरवरी मार्च भी तो सैलरीज पे की होंगी. सर आपको कैसे पता चला जनवरी से लेकर अक्टूबर तक टोटल सैलरी, सॉरी अक्टूबर के एंड तक टोटल सैलरीज पे हुई हैं? ओवर द डेवलपमेंट पीरियड का लफ्ज़ लिखा हुआ ना, जनवरी से दिसंबर तक. तो अब जनवरी फरवरी मार्च की सैलरियों को कहाँ डालना है आपने? एक्सपेंस में डालना है. तो अगली बात लिखें. सैलरीज एंड ओवरहेड्स, सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू रुपीज, सैलरीज एंड ओवरहेड्स amounting to rupees 15, 5 into 3 months, amounting to rupees 15 and 4.5, amounting to rupees 15 and 4.5 will be charged to expense. इनको भी एक्सपेंस में डाल देंगे. विल बी चार्ज टू एक्सपेंस. आज बेहतर नजर आ रहे हैं. आप ऊपर बैठते थे, कुछ करवाया है ऊपर, थोड़ा सा इतना करवाया ऊपर अभी. ओके, ठीक है जी. अब इस सवाल की जान नहीं लेनी. हाँ जी, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं 1 मई को शुरू होती. मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 1 मई को अगर क्राइटेरिया रिकॉर्डिंग पूरा होता, मैंने ये कहा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाती, फिर तो बात ही खत्म थी ना. गॉट इट? समझ आ गई ना आप? दूसरी चीज आप समझे हो. क्वेश्चन 4 निकालें पास पेपर का. 24. अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट है. ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा. क्या मतलब है इसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने बाय कर ली. हम रिसर्च भी खुद करते थे और डेवलपमेंट भी खुद करते थे, लेकिन हमने क्या कर लिया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो मोहतरम, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय करें तो इसमें रिसर्च भी कैपिटलाइज होगी. इसमें अच्छी बुरी रिसर्च डेवलपमेंट आपने सोचना ही नहीं. आप अगर प्राइस पे कर रहे हो ना किसी चीज की, तो इसका मतलब है कोई वर्थ है तो आप पे करने को तैयार हुए हो. इसकी एग्जांपल, केक्स एंड बेक्स वाले कहते हैं जी हमने बनाना है करेला पिज्जा, रमजान के अंदर बड़ा चलेगा.
अब शहरी में लोग खाया करेंगे करेला पिज़्ज़ा, तो हम ये लॉन्च करने लगे हैं। तो केक्स एंड बेक्स वालों ने दरमियान में जाके सोचा चलो यार फारक करो, हाथ धो गया, किस काम में पड़ गए थे। गोरमे वालों ने कहा हमें बेच दो। कितना काम हो गया, उन्होंने कहा भाईजान काम मुकम्मल नहीं हुआ, रिसर्च हो गई थी, डेवलपमेंट अभी चल रही थी, बीच में ही हमारी फूक निकल गई, तो इसलिए जो है वो बस ये काम हमने बीच में रोक दिया। तो गोरमे वालों ने कहा छोड़ो छोड़ो यार, आप जितना काम हुआ है वो हमें दो, हमारे काम का ये काम है, तुम लोग टेंशन ना लो। तो गोरमे वालों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर ली, बाय कर ली। अब जो बाय कर ली वो तो सारी कहाँ जाएगी, कैपिटलाइज होगी। लेकिन उसके बाद गोरमे वाले आपको पता है अपनी भी वैरायटियां इसमें डालेंगे, गोरमे वाले अपनी भी वैरायटियां इसमें डालेंगे, खुद भी रिसर्च शायद करें और शायद खुद भी उसके फिर अपने वाले रूल वही है, रिसर्च एक्सपेंस में जाती है, बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस में जाती है और अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होती है। तो ये एक आज कॉन्सेप्ट आपकी तरफ फेंका गया है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर बाय कर ली जाए, ऐसे देखें ना साए की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर बाय कर ली जाए तो उसे क्या किया जाता है, कैपिटलाइज। ऑन 1 जनवरी 2012 मैचलेस एंटरप्राइज, दुनिया में कोई इसका मैच नहीं है, मैचलेस एंटरप्राइज एक्वायर्ड जिस दीवाने ने आज की क्लास नहीं ली होगी वो तो रिसर्च को गले लगाएगा, आप एक्वायर्ड को गले लगाएंगे। On 1 January 2012, Matchless Enterprise acquired R&D along with a partially developed product design from another company. Another company लिख लें, पेपर में मैं साथ होऊंगा बता दिया करूंगा, जहां ए से मुराद another company होगा। On 1 January, Matchless Enterprise acquired research and development from an other company for rupees 2 million। कितने की बाय की, R&D, R बाय की, R&D बाय की, R&D बाय की। रिसर्च इसमें कितनी है, 0.5 की, और डेवलपमेंट आपने ये जो ब्रेकअप है रिसर्च और डेवलपमेंट का, जब पेपर में आप में इसको देखना है तो आपने कहना है हाँ, ठीक है जी। तो इसको आपने गले नहीं लगाना, इसको आपने डस्टबिन में फेंक देना है। तो एंट्री बता दीजिए 1 जनवरी 12 को जो होगी। मैचलेस एंटरप्राइज डेबिट नहीं, खुदा के लिए, वो तो खुद है मैचलेस। 1 जनवरी 12 आसमान की हदों को छूते इनटेंजेबल डेबिट कैश क्रेडिट, बोलें 2 मिलियन। पॉज करो जरा रिकॉर्डिंग, वो करो करो करो, वो भी ऑप्शन है, सही कह रहे हो आप। हो गया शुरू। अच्छा जी, हम कुछ बात कर रहे थे जी, इनटेंजेबल डेबिट कैश क्रेडिट। आगे चलें। द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड, द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर 11। भाईजान इस तारीख को पढ़ के आपने एक ऐसा तारीखी फिक्रा बोलना है कि लोगों को 3 अप्रैल संडे के मुल्की हालात भूल जाएं। आपने जी बता दें इसको, इस फिक्रे को और इस फिक्रे को पढ़ के कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें आप। कितने लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनवरी से अक्टूबर तक R&D डिपार्टमेंट खुला रहा? जितने लोग इस नतीजे पे नहीं पहुंचे वो आप सोचें। ऑन 1 जनवरी वी एक्वायर्ड R&D, यानी कोई पेज एक्वायर किया होगा ना करेला बनाने का, करेला पिज़्ज़ा बनाने का कोई पेज एक्वायर किया होगा, उसमें थोड़ा सा तरीका लिखा होगा, अभी सिर्फ करेला डाला होगा, मिर्चें और वो स्पाइसी चीज़ें जितनी डालनी है वो भी हमने खुद सोचना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अधूरी चीज़ एक्वायर कर ली 1 जनवरी को। द प्रोडक्ट डिज़ाइन फाइनल, द प्रोडक्ट डिज़ाइन वॉज हैंडेड ओवर टू फैक्ट्री। याद है दूसरी क्लास हमारी, द प्रोडक्ट डिज़ाइन वॉज हैंडेड ओवर टू फैक्ट्री ऑन 1 नवंबर। तो फिर बाकी प्रोडक्ट के ऊपर कितना अरसा काम होता रहा होगा? इस दिन तो फैक्ट्री को दे दी ना। तो इसके अलावा जो अरसा बचा बीच में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक क्यों नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा था ये? इसलिए कि R&D के पास था। और जिसको नहीं समझ आई उसके लिए आगे उसने लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन। एक्विजिशन तो 1 जनवरी को की थी ना, वो तो बाकी खुद जनरेट करे थे। एक्विजिशन के बाद से, यानी सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन का सादा मतलब है 1 जनवरी के बाद से, लिख लेना
यकम जनवरी के बाद से, सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, यकम जनवरी के बाद से ये कहाँ था? Subsequent to acquisition, MEL incurred 0.7 million on research and 2.5 million on development of, शुक्र है इसने रिसर्च डेवलपमेंट को खुद ही अलग अलग करके दे दिया। It is expected that this product design would provide economic benefit for next, तो ये तो उसके लिए एंट्री होगी ना, अमोर्टाइजेशन के लिए। अच्छा आप मुझे बता दें कि इसको अच्छी वाली डेवलपमेंट एज्यूम करें, बुरी वाली? सवाल खामोश है तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी, साथ वाला भी अच्छा वाला, वो तो टेस्ट आएगा तो पता चलेगा। तो अभी तो सारे अच्छे अच्छे, इसको कहाँ डाल दें? एक्सपेंस में। अगली एंट्री करें जी, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट। जी अमाउंट बताएं कितनी कितनी? 0.7, 2.5, 3.2। डन? अच्छा आज मैं वैसे ही ना एक लाइन एक जगह छोड़ रहा हूँ किसी वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप बेशक ना छोड़ें। अगली एंट्री जी अमोर्टाइजेशन की। अगली एंट्री किसकी? अमोर्टाइजेशन की। तो अमोर्टाइजेशन कितने सालों में करनी है जी? 5 सालों पे। इनटेंजिबल का बैलेंस कितना है इस वक्त? 2 जमा 2.5, कैलकुलेटर के बगैर 4.5 या 4.5? 4.5। तो इसको अमोर्टाइज करें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एंड accumulated amortization guys credit, cost लाइफ ज़रबे 2/12, 0.15। फाइनेट लाइफ है या इनडेफिनेट लाइफ है? फाइनेट लाइफ है, इनडेफिनेट नहीं है। यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ अलग अलग गिवन है या सिर्फ यूजफुल लाइफ ही गिवन है? यूजफुल लाइफ ही गिवन है, लीगल लाइफ अलग से गिवन नहीं है कोई। अच्छा वो जो कुछ लोगों को एक दिमाग में थोड़ी सी एक होती है ना खुजली, नहीं कीड़ा ना बोलो, तो दिमाग में एक थोड़ी सी खुजली होती है ना, तब्दीली का कीड़ा दिमाग में थोड़ी सी एक होती है ना, तो वो लोग सुन लें ज़रा। इसमें ना अगर आपको ज़्यादा ही चढ़ा हुआ शौक, तो आप ऐसा करें कि 1 जनवरी को जब काम चल रहे तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दें, क्योंकि माना कि आपने किसी से तैयार रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदी है लेकिन वो डेवलपमेंट भी तो नामुकम्मल थी, तो वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ इधर डाल दें और इधर भी फिर वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ डाल दें। जैसे जैसे खर्चा होते रहे वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ डालते रहें, जैसे जैसे खर्चा होता रहे वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ डालते रहें। और अगर शौक चढ़ा हुआ है आपको तो फिर एंड पे एक और एंट्री कर दें, जरा आप बोलें वो एंट्री क्या होगी? इनटेंजिबल कंप्लीट डेबिट और इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। 2 जमा 2.5 बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 4.5। तो 4.5 को वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के इनटेंजिबल में डाल दें। ये एंट्री भी एक्सेप्टेबल है, ये एंट्री भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर? अब नोट कर लें। क्लियर? अबू बकर पॉज करना। ओके अच्छा जी, तो ये हो गया जी क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। अब एक अगला कॉन्सेप्ट सुने, वो तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हुकूमत ने आपको तोहफे में इनटेंजिबल दिया। आंखें क्लोज करें और अपना लेवल चेक करें। हुकूमत ने आपको तोहफे में पकोड़े और समोसे दिए। तली हुई चीज़ें ना ज़्यादा खाया करें, सहरी और अफ्तारी में कम खाया करें, वरना सुबह सुबह खट्टे डका।
आते और पढ़ा भी नहीं जाता और नींद आती रहती है। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट, जरा बोलने की कोशिश करें। हुकूमत ने आपको इंटेंजिबल दिया। हुकूमत ने आपको क्या दिया जी? इंटेंजिबल। ये जो हुकूमत ने आपको इंटेंजिबल दिया, तो इंटेंजिबल हुकूमत आपको मुफ्त में दे सकती है, जिसे आप साथ वाले को कहते हैं मुफ्ता लगा हुआ है मेरा। हुकूमत आपको मुफ्त में दे सकती है इंटेंजिबल। अच्छा, क्या हुकूमत आपको सस्ता इंटेंजिबल दे सकती है? तो कितनी ऑप्शंस हो गई जी? दो ऑप्शंस हो गई। कितनी ऑप्शंस हो गई? दो। या तो हुकूमत आपको इंटेंजिबल देके कहेगी ये ले तेरा इंटेंजिबल, आप कहेंगे कोई पैसे, हुकूमत कहेगी तेरे से तेरे से नहीं। दूसरी ऑप्शन क्या होगी? दूसरी ऑप्शन ये होगी, एक भाई आएंगे एसी का, नहीं हो रहा, कैमरा उधर करो, इधर चढ़ के, जी जी, तो अच्छा आप क्या करने लगे? मजीद तेज हो गया माशाल्लाह, और नंबर आने बंद खत्म हो गए। अच्छा, आप इसको जरा देख लें, मेरा रुक गया या नहीं? रिकॉर्डिंग चल रही है, सब पूरी दुनिया में जा रहा है ये। ओके, अब ये नीचे हो रहा है, दोबारा नीचे आ गया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रुक जाएगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। खैर अपनी सुनने तो दो। क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? स्विंगिंग करता रहेगा। चलो ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ग्रांट, कौन सी जी? गवर्नमेंट ग्रांट। ऐसी बातें ज्यादा ना किया करें, ऐसे भी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, मस्जिद में दूसरी साहब में एसी लगा होता है, आगे वाले कह रहे होते हैं पहले साहब में आ जाओ, नहीं जाते। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट ढूंढने जरा, इधर कहाँ दिया हुआ है? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हंसते खेलते कर लें इनको आने वाले दिनों में। अच्छा जी, पेज नंबर 5, एग्जाम्पल। गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन इंटेंजिबल एसेट। पेज नंबर 5, गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन इंटेंजिबल एसेट, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000 रुपए दिए सिर्फ, लेकिन इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू कितनी है? पास कौन सी वाली एंट्रियां? जर्नल वाली एंट्रियां। अच्छा जी, इसमें एंट्रीज करने में दो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एक अजीब सी ऑप्शन है कि आप इंटेंजिबल को की फेयर वैल्यू इग्नोर कर दो और आप कहो कि जी मुझे इंटेंजिबल कितने पे पड़ा? 2000। इसकी कर ले एंट्री, से आगे दी हुई है, चले कर लेते हैं एंट्रीज। इंटेंजिबल 2000 पे आप रिकॉर्ड कर दें, बोलें जी। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, अभी मैं टाइम दूंगा नोट करने का सबक। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये है ऑप्शन 1 कि इंटेंजिबल को आप किस पे रिकॉर्ड कर दें? नॉमिनल वैल्यू पे। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंटेंजिबल को आप किस पे रिकॉर्ड करें? फेयर वैल्यू पे। यानी 2000 से डेबिट मारें या 50,000 से डेबिट करें? 50,000 से डेबिट करें। अगर 50,000 से आप डेबिट करेंगे तो एक मसला आएगा, ये दूसरा तरीका भी अलाउड है, ऑप्शन 2 भी अवेलेबल है आपके पास। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 और कैश 2,000। बोलें जी, अब एंट्री टैली नहीं करेगी। अभी बच्चों को कहा जाए ना टैली के स्पेलिंग लिखे, उन्होंने ये लिखने हैं। अच्छा, तो एंट्री टैली नहीं करेगी। तो जब एंट्री टैली नहीं करेगी तो बाकी डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट पे आ रहा है, डेबिट पे? अच्छा बता दें, अगर आपको 2000 रुपए में 50,000 वाली चीज मिल जाए तो क्या ये दुनिया में जन्नत के मजे हैं? क्या ये खुशी की बात है कि 2000 वाली चीज के 50,000 वाली चीज कितने में मिल गई? अब बाकी को खुशी में डालें, बाकी को खुशी में डालें।
हाँ, खुशी रिकॉर्ड करें, लेकिन खुशी को कंट्रोल करने और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करने। खुशी को क्या करने? कंट्रोल करने। अपने जज्बात पे कंट्रोल करने। खुशी आ जाएगी, लेकिन ये अपने अपने अंदर समो लेनी है आपने बस ऐसे ना डेफर्ड इनकम को होले होले रिकॉर्ड करना है। अभी ये आपके अंदर खुशी ना किसी ने डाल दी है, अब आपने हर साल इसको थोड़ा थोड़ा पसीने की तरह निकालना है। ठीक है जी। अब मोहतरम, इस इंटेंजिबल की लाइफ नहीं दी हुई, तो इधर हम लिख लेते हैं इंटेंजिबल की अगर लाइफ नहीं दी हुई तो हम लिख लेते हैं लाइफ, हम एज्यूम कर लेते हैं लाइफ इज 5 years। तो इसको लिख लें लाइफ इज 5 years। तो एज्यूम करें जी, एज्यूम लाइफ 5 years, हाँ ठीक है 5 years कर लें। एज्यूम लाइफ इज 5 years। अब जब इसकी जिंदगी हमने 5 साल एज्यूम की, तो फिर मोहतरम एसेट को भी 5 साल पे अमोर्टाइज करें और खुशी को भी 5 साल में रिलीज करें। तो सबसे पहले आप मुझे बता दें, अगर ये 1 जनवरी 2010 से बिलफर्ज डेट नहीं दी हुई, 1 जनवरी 2010 है, तो पहले साल के एंड पे क्या मैं इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करूंगा? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और क्या क्रेडिट? अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट 50,000, लाइफ 5। दानिश इसकी एंट्रीज डाल दें बुक में अगली दफा। 50,000 डिवाइड बाय 5 10,000। ये क्या आ गई मोहतरम? अमोर्टाइजेशन। क्लियर? अब कोई बंदा बता दे कि खुशी को रिकॉर्ड करना है। क्यूमुलेटिव खुशी लिफाफे में डाल के रख ली है, उसको अब रिकॉर्ड करना है, P&L में लेके जाना है। भाईजान ये P&L में नहीं गया हुआ, ठीक है, ये P&L में लेके जाना है। इसको आप एक तरह की ना अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं। आ गई है लेकिन अभी कमाई नहीं। जो जिस तरह एसेट अपनी वैल्यू लूज करे, वैसे वैसे इनकम भी रिकॉर्ड करते रहे। तो आप बता दें जी 31/12/10 को डेफर्ड इनकम क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसको खत्म करने, तो खत्म करने के लिए डेबिट, डेफर्ड इनकम डेबिट और P&L या इनकम क्रेडिट, जो मर्जी नाम आप इसका रखें, डेफर्ड इनकम डेबिट P&L क्रेडिट। इसमें पड़ा कितने? इसको भी 5 सालों में खत्म करना है, तो इसको भी 5 सालों में खत्म करना है। 48,000 डिवाइडेड बाय 9600, तो ये हो गई पहले साल की जनरल एंट्रीज। नोट कर लें। और इधर क्या होगी एंट्री? अगर लाइफ, इसको सिर्फ क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट लाइफ। कौन सा तरीका पसंद आया? पहले वाला। सुस्त लोग आ गई है एम्बुलेंस, तो क्या देख रहे हैं? ओके, ये जो किसी ने आपको गलत मसला बताया ना, जाने हो रही है खाते रहो सहरी की, तो
कि अपने रोज़े ख़राब ना करें। अजान तो होती ही उस वक़्त है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। कोई नहीं, दही का आखिरी चमचा ही रह गया, खाते रहो, 2-3 चमचे और ले लेते हैं इस बहाने से। ओके, तो सोल्यूशन में तो हमने सिर्फ पहली एंट्री की हुई है, उससे अगली एंट्रीज नहीं हुई। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि पुराना एसेट जा रहा है और नया आ रहा है। कौन सा कर लें? आईफोन वॉच कर लें, प्रो मैक्स कर लें? ओए होए होए, अच्छा जी, ये वाला कर लेते हैं, सेव इमेज एज सेव। अच्छा, पुराना भी 3310 ओके, ठीक है जी, दोनों आ गए डेस्कटॉप पे, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों को पकड़ें। आओ चलें, कहाँ लेके जा रहे हो हमें? चुप। ओके, अब जी आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार से कहा कि मैंने 50 रुपए का डाटा डाउनलोड अच्छा, अब आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा भाई मेरे पास ये है, मुझे ये दोगे? दुकानदार ने क्या कहा? भाईजान कायदे आज़म जिंदाबाद। तो दुकानदार ने क्या कहा? मुझे क्या दो भाई इसके बदले? पैसे दो, मुझे पैसे दो, तो फिर आपकी ये डील करवा देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, जब आपके बोझे में ये वाला आएगा नया वाला, तो आप इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? भाई इसमें जो आपकी अकल कहती है वो ये कहती है कि नए की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड कहते हैं मोहतरम नहीं, आप रिकॉर्ड करेंगे जो आपने इसके बदले में हैंड ओवर किया। इसके बदले में आपने जो है वो दो चीज़ें हैंड ओवर की, एक आपने मोबाइल हैंड ओवर किया और एक आपने अपनी जान जो कैश की फॉर्म में होती है, तो आपने दिलो जान से जेब में 1,00,000, 1.5, 2 लाख, 3 लाख निकाल के उसको दे दिया। तो मोहतरम जब भी नया एसेट हमारे पास आएगा तो इसे हम लिखेंगे आ और इसे लिखेंगे जा, लेकिन नए को रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर? नए को रिकॉर्ड करेंगे हम जो है वो किसके ऊपर? बोलें 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 बोलें। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये मैंने जो है वो पैसे दिए हैं, ये मैंने क्या दिए हैं? पैसे दिए हैं। ओके, चलो जी, ओ तेरी खैर, चल साइड पे। आप बता दें जी, आने वाली चीज को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? आने वाली चीज को रिकॉर्ड करेंगे जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू पे प्लस रोकड़ा, प्लस रोकड़ा जो आपकी जेब से पैसे जा रहे होंगे। तो इस
प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे किस एसेट को? नए एसेट को। क्लियर? ओके। अगर पेपर में आपको, ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 5। अगर पेपर में आपको बोथ एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन हो, पेपर में आपको बोथ एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन हो, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, पुराने मोबाइल की भी और नए मोबाइल की भी, या पेपर में आपको सिर्फ पुराने की प्राइस गिवन है या सिर्फ पुराने की, तो ये एक ही कैटेगरी है, लेकिन इसमें दो मैंने ऑप्शंस रखी हैं। या आपको आईफोन की प्राइस भी गिवन है और नोकिया की प्राइस 3310 की भी गिवन है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पेपर में दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ नोकिया 3310 की प्राइस अवेलेबल हो, आईफोन जो मार्केट में आया है वो भी इतना नया आया है कि बाहर के मुल्क से कोई बंदा लेके आया है, अभी उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही क्योंकि पाकिस्तान में भी इंपोर्ट शुरू नहीं हुई, तो नए की फेयर वैल्यू छुपी हुई है, सिर्फ किसकी पता है? पुराने की। ये तो आइडियल सर्कमस्टांस है। ऐसी सूरत में आपने नए मोबाइल को, मैंने क्या बताया किस पे रिकॉर्ड करना है? नए मोबाइल को रिकॉर्ड करना है पुराने की फेयर वैल्यू। इस मिसाल में तो कैश पे कर रहे होंगे, यानी कि माइनस करने की कोई तुक नहीं बन रही होगी, कैश हम उल्टा दे रहे होंगे, तो कैश प्लस ही होगा, यानी हम मोबाइल देंगे प्लस कैश देंगे, छोटा वाला मोबाइल देंगे प्लस कैश देंगे और बड़ा वाला मोबाइल ले लेंगे। क्लियर? ओके, ये ऑप्शन 1 हो गई, इसको अभी छोड़ दें। ऑप्शन 2, ये क्या है? ए फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन। ये तो बड़ा चांस हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप नोकिया 3310 3-4 दुकानों पे लेके गए, दुकानदारों ने कहा इसकी कीमत नहीं लगनी, जाओ भाईजान, लग भी जाए तो पता नहीं किसी को कितनी है, इतनी पुरानी चीज हो गई है। तो कई दफा होता है पुरानी चीज की कीमत लोगों को पता ही नहीं होती क्योंकि वो इतनी ओल्ड हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं होती। ऐसी सूरत में पेपर में किसकी प्राइस गिवन होगी? बोले बोले बोले। ऐसी सूरत में आपको नए की प्राइस पेपर में गिवन होगी, फिर मजबूरी में ना नए मोबाइल को रिकॉर्ड कीजिएगा नए की फेयर वैल्यू पे, फिर तो आसान हो गया, नए मोबाइल को रिकॉर्ड करें नए की फेयर वैल्यू पे। तो बस ये दो ऑप्शंस जो हैं वो भी सामने रखें, तीसरी ऑप्शन मैं बाद में देखता हूं। आप बता दें, मैंने जो है वो पुराना मोबाइल दिया और नया मोबाइल ले लिया, एक ये सूरत हो सकती है मुझे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो मैं नए को किस पे रिकॉर्ड करूं? पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड। अच्छा, दूसरी बात, वो दूसरी बात को हमने कवर वैसे पहली में ही कर दिया है। दूसरी बात, मुझे सवाल में सिर्फ पुराने के फेयर वैल्यू गिवन है, नए के फेयर वैल्यू गिवन है नहीं, तो भी कोई मसला नहीं, पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश। और आखिरी ऑप्शन जो मैंने आपसे डिस्कस की वो ये है कि ना नए की गिवन ना पुराने की गिवन, बल्कि सिर्फ नए की गिवन। तो नए और पुराने दोनों की नहीं गिवन, सिर्फ किसकी गिवन है? नए की। अगर सिर्फ नए की गिवन हो और पुराने की है ही नहीं, मजबूरी है, ये बहुत मजबूरी होगी। ये स्टैंडर्ड अप्रोच बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, आपके तो दिल में आते हैं नई चीज को उसी की प्राइस पे रिकॉर्ड करें, स्टैंडर्ड ये पसंद नहीं करता। स्टैंडर्ड की असल मेथोडोलॉजी है कि आपके पास से जा क्या रहा है वो असल में चीज है। तो अब अगर पुराने की फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं, ओनली न्यू की गिवन है, तो मजबूरी में फिर क्या करें? कॉस्ट। लेकिन इसमें फिर कैश अगर कोई पे कर रहे होंगे तो आपने ना प्लस करना है ना माइनस करना है। ओके, सवाल पढ़ें जी। ओल्ड एसेट, ओल्ड हमारे पास कोई एसेट था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 200। आज तक डेप्रिशिएट कितना हो गया था? 80 का। WDV कितनी थी? 120। नए की फेयर वैल्यू 130 और ओल्ड की फेयर वैल्यू, नए की फेयर वैल्यू, कैश पेड। ये तो मैंने डाटा रखा है आपके सामने। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर द, सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर द फॉलोइंग इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन है। मैं काम करने लगा हूं, इसका मतलब है ये सारा डाटा गिवन है। पहली बात का मतलब ही ये है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, ये मुझे पता है या छुपा दूं? पता है। ये मुझे पता है या छुपा दूं? इसका मतलब है मुझे सब पता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे बता दें कि मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा। पहले तो बता दें मैं नए को किस प्राइस से रिकॉर्ड करूंगा। नया जो एसेट
मैं डेबिट करूंगा, वो किससे करूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, पुराने की कीमत, और कैश पेड 12। तो न्यू एसेट किससे डेबिट करूंगा? 140, क्योंकि मेरे पास से पुरानी 130 वाली चीज गई है और 12 रुपए मेरे पास से गए हैं, उसके बदले नई चीज मेरे पास आ गई है। ये एडिशन रिकॉर्ड हुई है या डिस्पोजल? एडिशन। अब पुराने एसेट के लिए क्या करो? पुराने की कॉस्ट को भी किताबों से निकाल दो, पुराने की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी किताबों से निकाल दो। तो पुराने की कॉस्ट 200, पुराने की अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 80, पुराने की कॉस्ट भी किताबों से निकल गई, पुराने की कम्युलेशन भी किताबों से निकल गई, मतलब है पुराने की बीवी चली गई। 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120। पुराने की बीवी रवाना कर दी। ओके, अच्छा जी, आगे चले। नहीं, नए की तो कॉस्ट है ना, अभी नए की तो बीवी की बात नहीं, नए की कॉस्ट है। ओके, अब आप मुझे बताएं, पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं? जा रहे हैं। शायद नई चीज ज्यादा अच्छी हो, महंगी हो, तो इस वजह से पैसे जा रहे हैं। कैश क्रेडिट कितने से? 12 से। बैलेंसिंग फिगर या डेफर्ड इनकम और खुदा के लिए वो कोई और कॉन्सेप्ट चल रहा था। बैलेंसिंग फिगर फौरन खुशी है, आपने लानी है और दिखानी भी है। इसमें ये नहीं कि अंदर दबा के रख लेना और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करनी है, हमें फौरन खुशी दिखा दें। खुशी आ रहा है, गम आ रहा है? खुशी आ रहा है। खुशी, खुशी बैलेंसिंग आई है इधर, कितनी आई है? 10। चलें खुशी में नोट करें, ये ऑप्शन 1 होगी हमारी, सिनेरियो 1। जी बिल्कुल, जल्दी करें। बस जी, आगे चलें। ले आओ यार, इधर तो नोट ही करेंगे। चलो रखो उधर ही। तैयार होके आना जरूरी है, तैयारी करके आना, लेकिन कम से कम मुंह धोया करके। सॉरी, कुछ को दिल भी ले लेते हैं ना, कुछ नहीं धो के आए होते। अच्छा जी, इधर ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है? इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली, इधर देखें आप प्लीज, जरा बूथा ऊपर रखना है, ये थोड़ी देर में गेम हो जानी है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, भाईजान अब ये गिवन है ही नहीं। अब साथ वाले के जो सवाल है उस पे 130 पे आप अपनी उंगली रख दें, नाखून समेत लिख रखें। 130 छुपा दिया। अब देखें, सवाल में गिवन ही नहीं है ओल्ड की, सिर्फ किसकी गिवन है? तो ये कौन सा सिनेरियो बनेगा? सिनेरियो इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन। ठीक है, नाक से ना निकालें। इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, तो सिर्फ फेयर वैल्यू न्यू की गिवन है। अब क्या करें फिर? पुराने की फेयर वैल्यू जमा कैश पे रिकॉर्ड करें। पुराना कहेगा मेरी है ही नहीं फेयर वैल्यू, तो पुराना कहेगा मेरी तो है ही नहीं फेयर वैल्यू, मेरी फेयर वैल्यू पे तुमने रिकॉर्ड करना तो वो तो है नहीं, तो बहालत है मजबूरी किस पे रिकॉर्ड करें? हाँ, मैसेज हो गया, मैसेज चल इधर देखा। अच्छा, सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 में एसेट न्यू जी कितने पे रिकॉर्ड करना है? नए के फेयर वैल्यू पे, बोले तो 150। ये डिस्कशन जो हम करें सिर्फ नए की फेयर वैल्यू के ऊपर है, बाकी तो एंट्री उसी तरह होगी हर सिनेरियो में। पुराने को क्या कहेंगे? कॉस्ट भी चले जाए, अकामुलेटेड, या फिर बीवी चले जाए, एक ही बात है। कॉस्ट अलग ले जाएं, कम्युलेशन अलग निकाल दें किताबों से।
कैश गया इस ट्रांजैक्शन में 12। बैलेंसिंग फिगर जी मोहतरम, लॉस आ रहे हैं, कितना लॉस आ रहा है? खुशी आ रही है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा इनको ड्रैग कर देते हैं, ड्रॉप। ओए उधर जाओ, शर्म नहीं आती, गलत जगह पे आए। पेपर में कोई बंदा साथ ले जाएगा ना, डेबिट क्रेडिट आपकी चेक करते रहा करे। बैट्समैन है नहीं, रनर रखा होता। ओके, अल्लाह होता है बंदा लेके जाना, आप तजुर्बा करोगे फिर बताओगे। ओके, सिनेरियो 3 भाईजान, सिनेरियो 3 अखीर है, अखीर होगी ये सिनेरियो 3। दोनों की फेयर वैल्यू नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन? जो नया आईफोन लेने आप जा रहे हैं बाजार में वो एक ही दुकानदार के पास है, बाकी दुकानों पे है ही नहीं। और जो आप दादाजी के ज़माने का जो है वो 3310 लेके जा रहे हैं वो भी मार्केट में नहीं मिल रहा। तो इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज देन बीवी विल हेल्प। इस सिनेरियो में थर्ड में कौन हेल्प किया करेगी? बीवी। बुक वैल्यू। थर्ड सिनेरियो में कौन हेल्प किया करेगी? बुक वैल्यू। देखते हैं जी बीवी कैसे हेल्प करेगी, देखिएगा। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, ये दूसरी बात ना पढ़िएगा, आपको हो जाएगा कुछ। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज देन द कॉस्ट ऑफ न्यू मोबाइल इज इक्वल टू बीवी ऑफ ओल्ड प्लस कैश। तो वो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पे मजबूरन हमें एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। असल में बैक एंड पे थीम वही है कि नए की कॉस्ट होती है पुराने की फेयर वैल्यू और कैश के बराबर, लेकिन वो पुराने की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो वी विल रिलाई ऑन पुराने की बुक वैल्यू। तब हम पुराने की बुक वैल्यू के ऊपर मजबूरन एंट्री करेंगे, क्योंकि हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं। ओके ना भाई बंद मुंह। अच्छा, सिनेरियो नंबर 3। अब जी एसेट न्यू, पुराने की बीवी रेडीली अवेलेबल है, बुक वैल्यू की फिगर भाई खुदा का खौफ करो, 120 प्लीज, 120 प्लस माइनस कैश करना है इस सिनेरियो में या नहीं? प्लस माइनस कैश करना है या नहीं करना? जरा देख आते हैं। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश। कैश कितना पे किया? 12। 120 जमा 12 132। अच्छा जी, और पुराने को उसी तरह बाहर निकालें किताबों से। एसेट ओल्ड 200, अकाउंट रिडक्शन कैश 12। आप बता दें इस सिनेरियो में गेन लॉस नहीं आया करेगा असल में, क्योंकि इधर भी बुक वैल्यू है और इधर भी बुक वैल्यू है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। बस सिंपल सी बात छोड़ें, इसमें गेन लॉस नहीं आया करेगा, उधर ही रखो। अच्छा जी, दो बातें और हैं इसमें। पॉइंट 3 वाली बात मैं पहले करने लगा हूं। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नीयत नहीं पाई जा रही तो भी यही ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नीयत नहीं पाई जा रही का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नीयत नहीं पाई जा रही, इसमें हम वो जो आईफोन और 3310 वाली मिसाल है वो नहीं दे सकते, इसलिए मैं एक नई मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे सर उमैर कहते हैं कि जी मेरे पास 2015 के मॉडल की गाड़ी मौजूद है और सिविक गाड़ी मौजूद है 15 के मॉडल की, और वो गाड़ी जो है वो ग्रे कलर में है। सर आसिफ कहते हैं अच्छा मेरे पास भी 2015 के मॉडल की गाड़ी मौजूद है और वो सफ़ेद कलर में है। अब ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें दूसरे बदले में गाड़ी दे देता हूं।
अब पूछा इनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ मोहल्ले वालों पे रोब पड़ेगा कि रोजाना नई नई गाड़ियों पे आ रहे होते हैं ये। अब बता दें कोई कमर्शियल नीयत है, कोई गेन लॉस कमाना नीयत है, या सिर्फ एसेट्स का तबादला हुआ? इसमें भी थोड़ा बहुत कैश चल जाता है, क्योंकि कई दफ़ा किसी की गाड़ी की माइलेज ज़्यादा होती है या एसी अच्छा चल रहा होता है, वो हल्का फुल्का कहता है यार 2-4 हज़ार मुझे दे, उसके बाद तबादला कर लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में भी हल्का फुल्का कैश इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कमर्शियल नीयत नहीं है। इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिलीवरी ट्रक्स, अपने एरोप्लेन, जहाज चेंज करना तो आपको पता है वैसे ही बड़ा आसान है, अपने एरोप्लेन और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती रहती हैं, ताकि कस्टमर रोजाना के यार कल इसके ऊपर और शेयर लिखा हुआ था ट्रक पे, आज और शेयर लिखा हुआ है, पता नहीं कितने ट्रक हैं इनके पास, ट्रक ही नहीं खत्म हो रहे। तो ये इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन तबादला करती रहती हैं एक दूसरे पर रोब डालने के लिए। तो ऐसी ट्रांजैक्शन अगर हो रही हो दुनिया में, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक विटामिन, ट्रांजैक्शन लैक प्रोटीन, ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल नियत। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत कोई मारी, कमर्शियल नियत होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो बंदा जिसके पास नया एसेट आ रहा होगा वो उसको रिकॉर्ड किस पे करेगा? पुराने की बुक वैल्यू प्लस कैश। अच्छा इसमें रूल सुन लें, हर जगह के लिए बता दूं, कैश अगर आप पे कर रहे होंगे तो वो प्लस हुआ करेगा, और कैश अगर रिसीव कर रहे होंगे तो वो माइनस होगा। इधर देखें जरा, इधर ना हम कैश हर जगह क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे, तो कैश फिर क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था। और अगर कैश रिसीव हो रहा हो तो फिर हम कोई महंगी चीज दे के सस्ती चीज कोई ले रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में फिर डिफरेंट होगा, माइनस होगा। अच्छा ये 4 बातें हो गई। अब मैं 5वीं और आखिरी बात करने लगा हूं। 4 बातें जरा दोबारा सुन लें। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, इसे मैं एक ही बात कहूंगा, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है या पुराने की फेयर वैल्यू गिवन है। पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पे डाल दो। सिर्फ नए की गिवन है, पुराने की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, फिर नए की फेयर वैल्यू पे डाल दो, कैश भी डालने की जरूरत नहीं। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं, या सवाल में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में क्या पाई जा रही है? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं पाई जा रही। तो ऐसी सूरत के अंदर पुराने की बुक वैल्यू प्लस कैश। एक आखिरी सिनेरियो रह गया है ये वाला, इसको जरा गौर से आपने समझना है। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन ज्यादा सबूत इस चीज के मिल रहे हैं कि नए की फेयर वैल्यू सही है, पुराने की फेयर वैल्यू पे लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी है। ये तुम क्यों इसको फेयर वैल्यू कह रहे हो, अपनी तरफ से फेयर वैल्यू कह रहे हो, ये तो हमें फेयर वैल्यू नहीं लग रही। तो अगर कोई ऐसा एसेट स्पेशल टाइप हो जिसमें पुराने की फेयर वैल्यू पे लोगों को क्या होने लग जाए? डाउट होने लग जाए, तो पेपर में कैसे पता चलेगा? पेपर में एक लाइन लिखी होगी, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है एविडेंस अवेलेबल है, शवाहिद मौजूद हैं। ज्यादा लोग इस चीज की शहादत दे रहे हैं कि चांद, ज्यादा लोग इस साथ वाले को देखने लग जाते हैं, ज्यादा लोग इस चीज की शहादत दे रहे हैं कि नए की फेयर वैल्यू तो सही लग रही है, पुराने की जो तुम लोग निकाल रहे हो पता नहीं कैसे निकाल रहे हो। अगर ज्यादा शवाहिद इस चीज के मिलने लग जाएं, ज्यादा प्रूफ इस चीज के मिलने लग जाएं, तो मोहतरम फिर चाहे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, हमने ऐसे सिनेरियो में ये वाला रूल लगाना है। However, if fair value of acquired asset is more clearly, अब पेपर में सवाल कैसे आएगा? पेपर में सवाल ऐसे आएगा, ओल्ड की फेयर वैल्यू है 10, न्यू की फेयर वैल्यू है 50 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो अब चाहे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, आपने रूल 1 की धज्जियां बखेर देनी है, एंड यू विल रिकॉर्ड इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज, फिर इट्स से क्या मुराद है? न्यू। तो फिर आपने ये वाला रूल लगाना है। क्लियर? तो लिख लें, अगर सवाल में ये लाइन लिखी हो, लाइन को अंडरलाइन कर लें जो बोल्ड हुई है, अगर सवाल में ये लाइन लिखी हो तो फिर चाहे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना पहले, अगर सवाल में ये लाइन लिखी हो तो फिर चाहे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, हम रूल 2 ही लगाएंगे। फिर चाहे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, हम रूल 2 ही लगाएंगे। जी
तो पुराना तो जाएगा ही नहीं जब भी आप नया खरीदेंगे। पुराने आप बुक्स में तो पढ़ा ही हुआ है ना, घर में पढ़ा है वो तो दे के आना है आपने। तो एक्सचेंज तो यही होगा ना। नहीं, उन्होंने सवाल ये पूछा था कि अब पुराने की डिस्पोजल की एंट्री क्यों कर रहे हैं, तो ये सवाल असल में खुद बनाया हुआ है, आप इसको बेहतर कर लें, सवाल के ऊपर बेशक लिख लें ओल्ड एसेट इज एक्सचेंज्ड विद न्यू। ये हाँ, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। ओल्ड एसेट इज एक्सचेंज्ड विद न्यू, ये सवाल की बेसिक थीम है, ये ज़रा लिख लें। ओल्ड एसेट एक्सचेंज किया जा रहा है नए से। जाहिर बात है, चीज़ की फेयर वैल्यू ना भी हो तो कुछ ना कुछ बंदा कीमत लगा के अगले को दे ही आता है, और क्या हो सकता है। क्या किसकी? नहीं नहीं ओके जी। एक साहब कहते हैं जी मैंने जो है वो लैपटॉप ख़रीदा है और लैपटॉप जो है वो मेरा 70,000 रुपये का जो है वो लैपटॉप आया है। अब मोहतरम जिस वक्त वो लैपटॉप ख़रीदेंगे तो लैपटॉप ख़रीदते हुए आप हजरात को ये पता है कि लैपटॉप के अंदर जो है वो उसकी विंडोज़ भी इंस्टॉल्ड होंगी। लैपटॉप के अंदर क्या इंस्टॉल्ड होंगी? उसकी विंडोज़ भी इंस्टॉल होंगी। और ये देखें जी, छोटा हो गया। अच्छा, ये लैपटॉप है, ये इसका हार्डवेयर है। ये जो नज़र आ रहा है पीछे लगा हुआ है, क्या है इसको? स्क्रीन सेवर कहते हैं, आप क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। तो ये जो वॉलपेपर है, ये पीछे इसके कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसकी वजह से ये नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं, जब लैपटॉप आमतौर पे आप ख़रीदते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ही आता है या इंस्टॉल करना पड़ता है? वो डिपेंड करता है। आजकल कुछ अच्छे लैपटॉप्स वाले तो वो साथ ही करते हैं और आपको अलग से विंडोज़ बाय नहीं करनी पड़ती, वो उसके अंदर ही डाल देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक साहब ने लैपटॉप खरीदा उसमें इंक्लूडिंग विंडोज़, यानी उसमें विंडोज़ शामिल हैं, तो क्या हम इसको ये एंट्री करेंगे लैपटॉप डेबिट 70,000, विंडोज़ सॉफ्टवेयर डेबिट 2,000 और कैश पेड टू दुकानदार 72,000, क्योंकि हार्डवेयर भी है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है। तो बताएं इसकी इस तरीके से एंट्री करेंगे कि लैपटॉप डेबिट कैश क्रेडिट। तो सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर क्यों नहीं मान रहे? वो तो नरम वेयर है, सॉफ्ट नरम, तो वो तो नरम वेयर है। इट कैनॉट बी टच्ड, इट हैज नो फिजिकल सब्सटेंस, इट इज नॉन मॉनेटरी। ओ भाई अखा खोल, इट हैज नो फिजिकल सब्सटेंस, इट इज, मैं उसके अंदर वाले सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जो अगर उड़ जाए मेरे सॉफ्टवेयर, अभी लैपटॉप का तो मैं आपको क्लास नहीं पढ़ा सकता, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो बता दें उस सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं आप डेबिट करने दे रहे मुझे? क्या क्या चीज आपको रोक रही है? तो मोहतरम भाई फरमा रहे हैं कि ये लैपटॉप के लिए विंडोज टांगों की तरह है। लैपटॉप के लिए विंडोज टांगों की तरह है। टांगों के बगैर बंदा नहीं चल सकता, विंडोज के बगैर लैपटॉप नहीं चल सकता। तो मोहतरम ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट हो, उस सॉफ्टवेयर को देख के हम कहते हैं हाँ, यानी इस पे IS 38 नहीं लगेगा। ये किस में फॉल कर जाएगा? बोलें IS 16 में फॉल कर जाएगा। एसी की तरफ देखें, ये जरा लाओ कैमरा इधर, एसी की तरफ देखें।
ये आपको 16 जो 19 टेम्परेचर नजर आ रहा है, कोई ना कोई हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर तो इसके अंदर भी हुआ हुआ है। लेकिन वापस ले आओ मेरी तरफ, तो क्या इसमें आप एसी डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे या एसी डेबिट सॉफ्टवेयर डेबिट कैश क्रेडिट? एसी डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है और इसका इंटीग्रल पार्ट है, और ये हार्डवेयर मशीन सॉफ्टवेयर के बगैर चल। अब आप अपनी जजमेंट इस्तेमाल करते जा रहे हैं, दो चीजों में आपने अपनी जजमेंट इस्तेमाल कर ली और अल्लाह का शुक्र है आज अकल सही चल रही है। अच्छा, और तीसरी मिसाल अब मैं आपको देने लगा हूं। इसके अंदर लैपटॉप के अंदर आपने जो है वो कोई एक गेम इंस्टॉल करनी थी, या इस लैपटॉप के अंदर जो है वो आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना था और वो लिखा हुआ था फ्री वर्जन नहीं मिलता। तो अक्सर जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं उसका फ्री वर्जन नहीं मिलता, तो आपने कहा मैं ये वर्जन सॉफ्टवेयर का बाय कर लूं। अब बता दें, आपने मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले कहते हैं, क्रिश्चियन कॉलेज वाले, कि हमने फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दिया, फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर दी और वो हमें 12,000 रुपए की पड़ी है या 50,000 रुपए की पड़ी है। ये फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा? ये सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है और ये मशीन हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जजमेंट इस्तेमाल किया करेंगे और देखा करेंगे सिग्निफिकेंट चीज है या। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर कर दिया करेंगे और उसको एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बना देंगे, यानी उसे आईएस 16 के मुताबिक ही डील करेंगे और डेप्रिशिएट भी आईएस 16 के मुताबिक करेंगे। क्लियर? ओके, ये वाला देख लें, कोई मसला नहीं, आगे चलें, वापस आ जाएं जितने पेज नंबर 3। Some intangibles may be contained in, साई की तरफ देखा करें, Some intangibles may be contained in, some intangibles may be contained in or on a physical substance। इन और ऑन बताएं, इन और ऑन बताएं। जैसे सॉफ्टवेयर है वो इन है। ऑन की मिसाल मैं दे सकता हूं, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिस्क के ऊपर सॉफ्टवेयर है, तो इसके ऊपर अभी डिस्कशन डिटेल से देखें। सम इंटेंजिबल एसेट मे बी कंटेन्ड इन और ऑन अ फिजिकल सब्सटेंस सच एज अ कॉम्पैक्ट डिस्क इन केस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ अ लाइसेंस। ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन का फिजिकल सब्सटेंस क्या होता है? वो पेज होता है ना, कोई फिशिंग लाइसेंस आपको मिला उसका पेज होता है। इन डिटर्मिनिंग वेदर एन एसेट डेट इनकॉर्पोरेट्स बोथ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। कभी कभी ऐसे एसेट होते हैं जो बोथ क्या कंटेन कर रहे होते हैं, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, शुड बी ट्रीटेड अंडर आईएएस 16 और आईएएस इंटेंजिबल अंडर एन एंटिटी यूजेस द। ये मैं आपको बता रहा था, आप लोग अपनी जजमेंट यूज करें तो स्टैंडर्ड ने आप पे छोड़ा है, डबल अंडरलाइन, क्या यूज करें? जजमेंट यूज करें कि क्या उस इंटेंजिबल को इंटेंजिबल मानना भी है या। तो ये सारा पैरा फारिग करें, बस जजमेंट वाली बात मेन थी कि आप अपनी जजमेंट, लेकिन जजमेंट को कैसे एक्सरसाइज करना है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बता दें। अगर जरूरी है उस हार्डवेयर के लिए तो उसको इंटीग्रल पार्ट बना के क्या कह दें? ओके, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन tool that cannot be operated without that specific software is an integral part of related and it is treated as PP। ये थोड़ी सी ऐसी उसने अंग्रेजी जो है वो अपनी तरफ से मार दी है। अगर आप इसको इस तरह लिख लें आसान हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ लैपटॉप। अब समझ आया लफ्ज? मुश्किल से नाम लिखा है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल, लैपटॉप का नाम ही बड़ा मुश्किल लिखा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ लैपटॉप दैट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट दैट
लैपटॉप सॉफ्टवेयर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता, इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एंड इट इज ट्रीटेड एज पीपी। द सेम अप्लाइज टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें दें, ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज के अलावा और भी कुछ, ये नहीं, मैं आईओएस और इस किस्म की चीज़ें, और अगर आप मोबाइल में आ जाएं तो एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं। तो जब ये ज़रूर, इसको अक्सर कहते हैं सिस्टम डाटा अंदर पड़ा हुआ है, यानी सिस्टम डाटा। आप कहते हैं भाईजान बाकी चीज़ें डिलीट हो जाएं, अगर ये डिलीट हो गया तो मेरा कंप्यूटर ही उड़ जाएगा, तो कंप्यूटर उधर ही होता है, उड़ा नहीं होता, उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है। तो इसलिए विंडोज़, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, वो जो मैंने आपको फीस प्रोसेसिंग की मिसाल दी सॉफ्टवेयर की, व्हेन सॉफ्टवेयर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हार्डवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल। इसकी मिसालें लिखें, गेम्स जो आप कराते हैं, और फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या मिसालें लिखी, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड। अच्छा, क्लास के एंड पे याद कराइएगा, अभी तक जो पढ़ा है उसकी मैं एक लिस्ट बना दूंगा आपको, क्योंकि आज दाएं बाएं जाके चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक लिस्ट बन जाएगी तो ज़रा याद रह जाएगा। अच्छा जी, जो एसेट परचेज किए होते हैं, ये सारी FR1 वाली बातें हैं, 2-3 मिनट दे दें। जो एसेट परचेज किए होते हैं, फिर एक पास पेपर का सवाल देखते हैं। जो एसेट परचेज किए होते हैं, उनमें जो चीज़ें हैं उनको एसेट के कॉस्ट में डाला जाता है, और कुछ को कहाँ डाला जाता है, एक्सपेंस में डाला जाता है। तो हमारे स्टैंडर्ड के अंदर एक पैरा 27 है, कौन सा पैरा है जी, 27। ये पैरा 25 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें यार, ये पेज अगला ही है, पेज 4, इसको भी छोड़ें। अच्छा, पैरा 27 जी हाईलाइट कर लें। बता दें जी, अगर कोई एसेट मैं खरीदूं या खुद बनाऊं, खरीदूं या खुद बनाऊं, खरीदें तो क्या क्या चीज़ें एसेट की कॉस्ट में आती हैं, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट भी उसी का एक नाम है, और सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे। ओ भाईजान, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे क्या होते हैं, कहते हैं मैं बताता हूँ, नीचे आ जाओ, ये मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ, यार खरीदे हुए इंटेंजिबल पे कौन सी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं सैलरीज, कोई इंस्टॉल करने का खर्चा, कोई और किसी को जो है वो बंदा आया, उसने प्रोफेशनली आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें इंटीग्रेट कर लेना, तो ये कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आमतौर पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स होती हैं सैलरीज, जो आज हमने इंटरनली जनरेटेड पास पेपर क्वेश्चन 15 में डब वाले सवाल में कैपिटलाइज की थी। लेकिन परचेज्ड इंटेंजिबल भी अगर कभी नामुकम्मल हो हमारे लिए, तो उसे मुकम्मल करने के लिए हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स इनकर कर लेते हैं। और प्रोफेशनल फीस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। टेस्टिंग कॉस्ट को ट्रायल रन कॉस्ट भी कहा था, टेस्टिंग कॉस्ट को सैंपल की कॉस्ट भी कहा था, तो ये साथ साथ नाम मिलते जुलते लिख लिया करें, टेस्टिंग, ट्रायल रन, सैंपल्स। ये कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट में क्या करनी है, कैपिटलाइज करनी है। कौन सी दो कॉस्ट एक्सपेंस में डालते हैं ये जरा बता दें, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये दो कॉस्ट जब भी एसेट से रिलेटेड हो इनको एक्सपेंस में डालना। अच्छा, ये क्या चीजें हैं जी, कॉस्ट डेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ये सारी आपने FR1 में पढ़ी हुई है। कॉस्ट डेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, बोलें बोलें बोलें। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और भाई इसी को तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। भाईजान आप हमारे घर क्यों आए हैं जी, हम टूथपेस्ट बेचते हैं, भाईजान मेरे दांत देख लें, कोई मसला नहीं है मुझे, जाएं इधर से। तो वो जो कॉस्ट कर रहे होते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये कभी भी एसेट के कॉस्ट में नहीं जानी। ये पैरा 29 है स्टैंडर्ड का। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। अब आपको जो है वो सोचा भाईजान लाहौर के अंदर हम रहते हैं, पेशावर के अंदर एक नई ब्रांच खोलें,
तो पेशावर के अंदर आपने अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलनी थी, तो आपने एक दो टीचर जो है वो यहाँ से पेशावर में भेजने थे, तो टीचर्स को आपको थोड़ी बहुत ही पश्तो सिखानी पड़ी। तो अब ये एक तरह की स्टाफ ट्रेनिंग टाइप कॉस्ट ही है ना, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो ऑलवेज एक्सपेंस आउट। और तीसरी बात, एडमिन एंड एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स भी कहाँ डालने हैं? एक्सपेंस में। लेकिन एक पैरा है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने छुपा के रखा हुआ है। अगर पेपर में लिख के आ गया कि ओवरहेड्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो फिर आपने उनको क्या करना है? बोलें कैपिटलाइज करना है। अच्छा, मुझे बता दें कि एसेट की कॉस्ट में चीज़ें कब तक आती रहती हैं? जब तक काबिल इस्तेमाल हालत में ना आ जाए। तो एसी लगा हुआ है, जब तक काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं आ जाएगा, एसेट की कॉस्ट में चीज़ें ऐड होती रहेंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल सीजेस व्हेन द एसेट इज इन द कंडीशन, उठाएं उनको, व्हेन द एसेट इज इन द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। मुझे बता दें, ये जो ग्राउंड फ्लोर पे एसी है, ये हो सकता है किताबों में 60,000 का रिकॉर्ड हुआ हो, और सेकंड फ्लोर वाला एसी किताबों में 60,500 का रिकॉर्ड हुआ हो। क्यों? क्योंकि लेबर वहां लेके गई है, वो कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। तो इस लफ्ज का मतलब समझ आया? ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जहां भी चीज को लेके जाना चाहती है, वो 50वें फ्लोर पे लेके जाना चाहती है, तो उसका खर्चा सारा एसेट की कॉस्ट में डलता रहेगा। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल। रीडिप्लॉइंग क्या होता है? एक जगह से एसी उतार के दूसरी जगह एसी लगाया, भाईजान ये कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। पहली दफा के खर्चे सारे कैपिटलाइज होंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, वो कैपिटलाइज। रीडिप्लॉइंग एन एसेट एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? रीडिप्लॉइंग का मतलब पता चल गया। रीडिप्लॉइंग, एक कमरे से फर्नीचर उठा के दूसरे कमरे में रख दिया, एक कमरे से व्हाइट बोर्ड उठा के दूसरे कमरे में लगा दिया, तो ये तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? एक बंदे ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, मिसाल के तौर पे उसने जो है वो बहुत बड़ी मशीन लगाई, और मशीन लगाने के बाद उसने यूनिट्स बनाने शुरू किए, तो इनिशियल ऑपरेशंस में ही लॉस आ गया। 2-4 महीने चीजें बेची, तो 31 दिसंबर आ गए, 31 दिसंबर को खड़े होकर देखा ये मुझे क्या आ गया? भाईजान लॉस के तौर पे रिकॉर्ड होता है P&L में, या लॉस बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होता है? लॉस P&L में जाते हैं या एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है? तो ऑब्वियस सी बात है। एक मिसाल दूं मैं आपको, कॉलेज वाले कहते हैं जी मुझे स्टूडेंट से फीस कम आई है और हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो हमें आ गया लॉस। अब वो लॉस को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लॉस को जनरेटर की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लॉस किसी एसेट की कॉस्ट में जाते हैं या P&L में पड़ा रहता है? तो ये एक लफ्ज याद कर लें, इनिशियल ऑपरेटिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ। अगली बात बस पढ़ लें, ये जो है ना, ये वाली बात, इसको इंशाल्लाह हम IFRS 15 में देखेंगे, इसलिए आखिरी पैरा छोड़ दें, ये एक पैरा पढ़ के इस बात को ख़त्म करते हैं ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाएं। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशंस नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आर रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन P&L एंड इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो भाईजान ये कौन से खर्चे हैं? मिसाल के तौर पे आपको इसी बिल्डिंग की मिसाल दे दूं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, तो यहाँ एक्सरे मशीनें थी, उनको अनइंस्टॉल करना पड़ा। यहाँ कोई और चीज़ें लगी हुई थी, कोई ये छोटी छोटी जो है वो कहते हैं जी डॉक्टरों के कमरे थे जहाँ पे डॉक्टर जो है वो मरीजों का इलाज करते थे, तो उनमें से दीवारें निकालनी पड़ी, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो ये सारे खर्चे इंसिडेंटल थे ना, ज़रूरी थे ना, लेकिन ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थे। वो तो जगह साफ करने के चक्कर में हमें ये सारा करना पड़ा। तो क्या ये चीज़ें भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी या ये P&L में चली जाएंगे? खर्चे P&L में चली जाएंगी। तो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशन का मतलब बताएं। और भाईजान जिस वक्त वो एक्सरे मशीन उतारी होगी यहाँ से, तो वो स्क्रैप में बेची भी होगी,
तो उससे भी कोई इनकम आई होगी, तो वो जगह साफ सुफ करने के जितने भी पैसे पूसे आए गए, खर्चा हुआ, इस काबिल हो गई, वो सारा का सारा खर्चा P&L में जाना है, या वो भी इस एसेट की कॉस्ट में डाल दें? वो एसेट से तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एसेट के लिए पहले ग्राउंड तो हम वार करो। तो इनकम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन P&L एंड इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। चलिए ठीक है, 5-7 मिनट है, आप पास पेपर का क्वेश्चन 9 की एडजस्टमेंट 1 कर दें, फिर ख़त्म करें। इसको चैलेंज लें और ज़बरदस्त किस्म की एडजस्टमेंट है। पास पेपर के क्वेश्चन 9 की एडजस्टमेंट नंबर 1, पेज नंबर 27। इसकी प्रैक्टिस भाईजान साथ साथ ही कर लें, आपको अभी होमवर्क कम मिल रहा है, फिर आगे टॉपिक्स में होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैं करूँ इसको रिवाइज कर लिया करें अच्छी तरह जाके। आखिर में 2 मिनट हमने रुकना है और आपको बताना है अभी तक आज क्या क्या पढ़ा है हमने। पढ़ लें यार, ये R&D अलग अलग कर दें। वैसे इस काबिल हो गए R&D अलग अलग कर सकें? रिसर्च डेवलपमेंट अच्छी बुरी ट्राई करें। नींद नहीं पूरी हुई, जागते रहे हो यार। ये क्या 11 बजे से लेके 4 बजे तक ये 5 घंटे यार, वो 4:26 तो 26 मिनट में आप तो हजूद भी पढ़ सकते हो, सैरी भी कर सकते हो। आप थोड़ी सी सादगी ले आओ ना, यानी कि दूध और बंद, दूध गर्म कर लिया, बंद अंदर डाल, 2 दिन गुजर जाते हैं उससे, आप 1 दिन की बात कर रहे हो। उसके लिए हौसला चाहिए, तो सादगी लाओ ज़रा। सादगी अगर आप चीज़ों में लाएंगे तो फिर टाइम भी आपके पास होगा, और अगर तकल्लुफ़ ही रहेगा कभी कपड़ों पे, कभी इस चीज़ पे, कभी जो है वो खानों पे, फिर यही करते रहेंगे। सीए तो बड़ी बड़ी मिसालें लोगों ने कायम कर दी हैं, मैं अब क्या बताऊं। पढ़ें फिलहाल आप जिंक लिमिटेड, तो सादगी ले आएँ चीज़ों में, काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल, जिंक लिमिटेड, भाई ये बंद करवाएं। Zinc Limited, a broadcasting company, uses revaluation model for the subsequent measurement of its intangible assets wherever possible। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हम intangibles के लिए revaluation model यूज कर रहे हैं। Following information pertains to ZL's intangibles। साल का पहला दिन, ZL bought an incomplete research and from the B-Tech at its fair value of 90 million। The purchase price was analyzed as research 30 और 60। उस एग्जामिनर को कहें तूने सही जगह हाथ नहीं डाला, तू पंगे ले रहा है मेरे साथ। हाँ 30 और 60 को जरा करें, नहीं जरा करें, हाँ करें, हाँ करें, हाँ 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 हाँ। तो भाईजान इसमें आर भी कैपिटलाइज करना है और वाई, क्योंकि सवाल में वो लिखा है जो कि साथ वाले को नजर नहीं आया था। क्या है जी? बॉट। यार ये माशाल्लाह सारे अक्लमंद हैं। ये सब्सिक्वेंट का क्या मतलब है? आफ्टर यकम जनवरी ही, आफ्टर यकम जनवरी। सब्सिक्वेंट का क्या मतलब है? आफ्टर यकम जनवरी। यकम जनवरी 2018 को किसी से बनी बनाई R&D खरीदी और ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस। अच्छा वैसे हमने कब R&D शुरू की होगी? ये तो बनी बनाई खरीदी है ना, उसको फारग करें। हमने कब से अपनी R&D शुरू की होगी? यकम जनवरी को हमने अपनी R&D शुरू की होगी, यकम जनवरी 2018। जी भाईजान रिसर्च कितनी की है? 10 की, और डेवलपमेंट 48 की। डन। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट ऑन यकम मार्च। यकम जनवरी को तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अधूरा खरीदा भी था, और यकम जनवरी को खुद भी काम शुरू कर दिया होगा। किस दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया? यकम मार्च। 6 क्राइटेरिया लिख लो, 6 क्राइटेरिया मेट।
डन। All costs are incurred evenly from Yakam January till the project completion date is। बड़ा क्लियरली उसने बता दिया कि प्रोजेक्ट कब से कब तक चलता रहे, यकम जनवरी से लेके 31 अगस्त तक। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद फिर किसको हैंड ओवर किया होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किस डिपार्टमेंट ने? R&D डिपार्टमेंट ने। तो R&D डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया। किस दिन? 31 अगस्त। ये लाइन तो कल पढ़ेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो बता दें जी, यकम अगस्त 18 क्या हुआ? प्रोजेक्ट कंप्लीट या डेवलपमेंट कंप्लीट। इस दिन के बाद से क्या करना शुरू करेंगे? अमोर्टाइज। रिसर्च कितना अर्सा चली और डेवलपमेंट कितना अर्सा चली? ये सवाल ना मैं ICAP की हिस्ट्री का अजीब तरीन सवाल कहता हूँ, इसलिए मसला सुन लें इसमें क्या है। ऐसे ही ना उसने अजीब सी बात की। एक ना ऑल कॉस्ट्स, अब ये जो लफ्ज़ उसने लिख दिया ना, फिर इसका मतलब देखें उसने क्या लिया। ऑल में फिर ये भी है और ऑल में ये भी है। और अब उसने ऐसे सॉल्व किया ICAP ने कि उसने कहा रिसर्च भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलती रही। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी ना, आज तक रिसर्च खत्म होती है फिर डेवलपमेंट शुरू होती है। तो उसने ये जो ऑल कास्ट का लफ्ज़ लिखा है ना, इसको ऐसे बुरे तरीके से इस अटेम्प्ट के एग्जामिनर ने मिस यूज़ किया। उसने कहा जी ऑल कास्ट से मेरा मतलब है ऑल, ऊपर वाली सारी। ऑल कॉस्ट आर इन, इसलिए मैं सवाल ना आखिरी दिनों में कराता होता हूँ कि पहले बेस हमारी बन गई है। ये अजीब सी बात है। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब मैं आपको ज़रा वो लाइंस बना के देता हूँ ताकि जो एग्जामिनर इससे समझा था, यार जाहिर बात है कोई बच्चा कुछ और समझा होगा, क्योंकि एक आधा नंबर कट गया होगा। अमोर्टाइजेशन के उसको पूरे नंबर मिले होंगे, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खरीदी थी उसके पूरे मार्क्स मिले होंगे, और डेवलपमेंट को अच्छे बुरे अलग करने की कोशिश करने के भी मार्क्स मिले होंगे। कोई इस कॉन्सेप्ट इस किस्म का आ जाए तो एक आधा मार्क्स कटते हैं, बाकी मार्क्स नहीं कटते। अगर किसी ने अमोर्टाइजेशन गलत कॉस्ट निकाल के भी निकाल दिया, उसको अमोर्टाइजेशन के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अमोर्टाइजेशन में मार्क्स इस बेस पे नहीं एग्जामिनर देता कि कॉस्ट क्या निकाली है। अमोर्टाइजेशन में मार्क्स मिलते हैं 10 से डिवाइड करने से, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4/12 पे मल्टीप्लाई करने से। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी जब मार्किंग स्कीम बन रही हो तो मार्किंग स्कीम ऐसे बनेगी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4/12। यानी जो ये कैलकुलेशन कर देगा एग्जामिनर, उसको पूरे मार्क्स देगा, चाहे कॉस्ट सही हो चाहे कॉस्ट। थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो कोई इक्का दुक्का इस तरह की लाइन आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये अजीब सा सवाल है जिसमें उसने लिखा है ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। अब मोहतरम, इसका मतलब है यकम अगस्त तक जो है वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। ये 31 अगस्त, और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। इसका मतलब है रिसर्च भी चलती रही। रिसर्च के लिए येलो मार्कर हम यूज करते थे, रिसर्च भी चलती रही। और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन पूरा हुआ है? यकम मार्च को। तो इसका मतलब है कि बुरी वाली डेवलपमेंट कितना अरसा चलती रही? 2 महीने। और बाकी अरसा क्या चली? अच्छी वाली डेवलपमेंट। अब रिसर्च का खर्चा बताएं। 40। रिसर्च का खर्चा बताएं 10। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। और डेवलपमेंट का खर्चा बताएं 40। ये आप लोगों को होता है घर में भी ऐसा होता है एकदम
अच्छा किधर है, ये कौन सा सवाल है? शर्मा क्यों रहे यार तू, छुट गायब हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। कंट्रोल जेड। हो यार ये तो यार रोज़ा लगा, मैंने पहले भी पता नहीं वो दूसरी क्लास में मैंने कहा था, इस रोज़ा लगा ना बोला करो, रोज़े का ना असल में गुनाहों से ताल्लुक होता है, तो खुद अगर रोज़ा कभी किसी बंदे को लगे ना तो ना क्या करें, अगले को पता चल जाता है ये अच्छा जी तो भाईजान हम 48 को ऐसे करके लिखना चाह रहे थे, चलें कल इंशाल्लाह चल। अच्छा 1 मिनट, आज अब क्या क्या पढ़ा है, शुरू में क्या पढ़ा था, कोई नोट कर रहा हो तो बता दें। 1 मिनट तरतीब से, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्या पढ़ा, R&D बाय की, वो कौन सा सवाल किया था, पास पेपर का क्वेश्चन 4। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ा, उसके बाद स्टैंडर्ड का पैरा 4 पढ़ा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट वाली बात, पैरा 27 से 29 तक पढ़ा, और उसके बाद पास पेपर का क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश की। 46 क्या है पैरा, 46 और 47 और 41 भी, चलिए वो साथ साथ आपने टिक किया होगा, ठीक है यार, ओवर करो।